संभल के बिचौलिया गांव में जहां पर करीब 20 बीघा सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया था, प्रशासन की तरफ से आज 2 बिल्डोजरों के द्वारा उसकी कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से इन्हें नोटिस दिया गया था 2022 में कि जो अवैध निर्माण है उसे हटा लिया जाए। लेकिन जिन लोगों की तरफ से अवैध निर्माण नहीं हटाया गया, तो आज प्रशासन 2 बिल्डोजरों के द्वारा इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए किस तरीका से जो वो बिल्डोजरों के द्वारा जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई और जिस तरह से जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया। ये करीब 20 बीघे पर ग्राम समाज की जमीन पर लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इसके बारे में वर्ष 2022 से ही मुकदमे चल रहे थे और ट्रायल कोर्ट से और अपीलेट कोर्ट से इनके मुकदमे खारिज हो चुके हैं और उन्हीं की बेदखली की कार्रवाई हुई है। कितने मकान होंगे सर यहाँ पर? 20 बीघे में बहुत सारे मकान हैं जो पैमाइश हो रही है। बताया जा रहा है करीब 20 बीघा जमीन थी यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इन्हें 2022 में इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि इसे अवैध निर्माण हटा लिया जाए और 2 बिल्डोजरों के द्वारा अब इसकी कार्रवाई की जा रही है। अब जो निर्माण सुरक्षा की बात की जाए, तमाम सुरक्षा को लेकर कई थानों का पुलिस फोर्स और पीएसी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से संभल में प्रशासन की तरफ से लगातार बिल्डोजर की कार्रवाई की जा रही है। संभल से कैमरामैन सहयोग के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। उत्तर प्रदेश में अपराध के बाद अब सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जुट गई है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में पुलिस मुखिया द्वारा एक बैठक की गई और इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेजी से ऐसी जगह जहां सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां पर पुलिस इस तरह का रोड मैप तैयार करे ताकि सड़क दुर्घटनाओं को न सिर्फ रोका जा सके बल्कि इनमें होने वाली मौत को भी कम किया जा सके। इसके लिए एक बार पहले भी समीक्षा की गई थी और अब दोबारा इसका दायरा बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में पुलिस को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। बीते कुछ सालों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं से मौत हो रही है। शहरी क्षेत्र में भी ये तय किया गया है कि ऐसे चौराहे या ऐसी जगह जहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं वहां पर तकनीक का सहारा लिया जाए और सड़कों का निर्माण या चौराहों का निर्माण इस तरह से किया जाए कि दुर्घटनाओं में लगाम लगाई जा सके। लखनऊ से जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत में जो राज्य हैं उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है, उनको रैंकिंग मिल चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचा है। और आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने अपनी जगह बनाई है। उत्तर प्रदेश दरअसल 5वें स्थान पर था। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में है उसमें जो पैरामीटर्स हैं, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, विदेशी निवेश को लेकर के और साथ में भारत में जिस तरह से लगातार मेक इन इंडिया के तर्ज पर तमाम इंडस्ट्री ओपन हो रही है उसको लेकर के और उससे जुड़े एक्सपोर्ट्स को लेकर के उत्तर प्रदेश लगातार जो है काम कर रहा है। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश ने अपनी जगह जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में चौथी रैंक पर वो पहुंचा है, जिससे उत्तर प्रदेश जो है बड़ा भागीदारी जो है उसकी पूरे देश में देखी जा सकती है। आपको बताएं कि नीति आयोग की तरफ से ये लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिसमें तमाम प्रदेशों के रैंकिंग जो है उनको दर्शाया गया है। आपको बताएं महाराष्ट्र पहला स्थान पाया है, तमिलनाडु ने दूसरा स्थान, गुजरात ने तीसरा स्थान, उत्तर प्रदेश ने चौथा स्थान, 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, कर्नाटका 6ठे स्थान पर रहा है, पंजाब 7वें स्थान पर रहा है, तेलंगाना 8वें पर, मध्य प्रदेश 9वें पर, हरियाणा 10वें पर और केरला जो है 11वें पर। इसी तरीके से अगर बिहार की रैंकिंग देखेंगे तो बिहार जो है 16वें नंबर पर पहुंचा है। उसी के साथ में अगर आप स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो स्मॉल स्टेट्स में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और नागालैंड जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स हर साल जारी होता है और उसमें पैरामीटर्स देखे जाते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे कौन कौन से प्रदेश बेहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को खास तौर पे बेहतर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश में, अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात करें, नोएडा में वो खुल चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक में अगर देखें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है भारत में वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पोजीशन बहुत मजबूत है पूरी दुनिया में और साथ में एक्सपोर्ट्स भी लगातार भारत जो है तेजी से बढ़ाता जा रहा है। उसमें जो प्रदेश
नरेश हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस निभा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये आयोजन दिल्ली के आवास पर एल मुरुगन ने किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पोंगल को पारंपरिक तरीके से मनाया। पोंगल बनाने की धार्मिक विधि में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ गौ पूजन भी किया, क्योंकि पोंगल में गौ पूजन का अपना अलग महत्व है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पोंगल के महत्व को बताया, उसके सांस्कृतिक और धार्मिक पक्ष को भी सामने रखा और कहा कि प्रकृति के प्रति आभार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के जीवन और उसके आचरण में भी वो उतरना चाहिए। आपको बता दें कि अगर तमिल संस्कृति, तमिलनाडु से जुड़ा हुआ कोई भी अगर अवसर आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा लेने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उन्हें तमिलनाडु को एक संदेश देना होता है। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल होते हैं या हिस्सा लेते हैं तो उसे तमिलनाडु की राजनीति से जोड़कर जरूर देखा जाता है, क्योंकि अब तो वहाँ आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। थोड़ी दिन पहले ही तमिल संगमम हुआ था बनारस में, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और आज पोंगल के अवसर पर उन्होंने खुलकर तमिलनाडु को संदेश दिया और बताया कि पोंगल का कितना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आज मकर संक्रांति के अवसर पर चूड़ा दही का भोज रखा। देखिए, इस भोज में खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी समेत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पहुंचे। लेकिन इंतजार उनके छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का था। देखिए, शाम तक तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो इंतजार करेंगे अपने छोटे भाई का। बीते कुछ दिनों में देखा जाए तो ये बात साफ है कि इन दिनों नज़दीकियां तेज प्रताप यादव की बीजेपी से नजर आ रही। बीते दिन भी विजय सिन्हा के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव पहुंचे और आज मकर संक्रांति के अवसर पर डिप्टी सीएम तेज प्रताप के घर पहुंचे, जहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर दोनों ने एक साथ तिलकुट खाया। हर एक जगह से हमको ऑफर आता है, हमको एक्सेप्ट करना ना करना ये हमारी जिम्मेवारी बनेगी। देखिए, बिहार में मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है। अब ऐसे में तेज प्रताप यादव का ये मकर संक्रांति का भोज आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कई बदलाव ला सकता। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी। नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन का 2026 के कैलेंडर में अप्रैल और जुलाई के पेज को लेकर विवाद और बहस छिड़ी हुई है। दरअसल इस 2026 के कैलेंडर में 2 पेज पर फोटो छापे गए, जिसमें अप्रैल की अगर बात की जाए तो नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी लोकेश एम के 2 फोटो अप्रैल के पेज पर छापे गए। एक फोटो में वो गिटार बजा रहे हैं और दूसरा फोटो उनका एक संबोधन के दौरान लगाया गया है। इसी तरीके से जुलाई के पेज पर अगर बात की जाए तो ईडी जो हैं नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के महेंद्र प्रसाद, उनके 2 फोटो जुलाई के पेज पर छापे गए। इन दोनों महीनों को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हुआ कि अप्रैल महीने में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम और रेल कारपोरेशन के एमडी लोकेश एम का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए अप्रैल के महीने वाले पेज पर उनके 2 फोटो छापे गए। और इसी तरीके से महेंद्र प्रसाद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के थे, उनके जुलाई वाले पेज पर 2 फोटो छापे गए। ये फोटो जैसे ही बाहर आए तो विवाद शुरू हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में शुरुआती तौर पर ईडी को मेट्रो रेल कारपोरेशन से हटा दिया था और नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी पद से भी उनको रिलीव कर लखनऊ में अटैच कर दिया। लेकिन अब एक और फोटो वायरल हुआ है। उस फोटो में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम इस कैलेंडर को लॉन्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहले कहा जा रहा था कि लोकेश एम की जानकारी के बिना इन फोटो को छाप दिया गया। लॉन्च करते हुए कैलेंडर को हंसते हुए जो फोटो है वो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है और तमाम यूजर्स अब इस मामले को लेकर अलग अलग तर्क दे रहे हैं कि अगर जानकारी नहीं थी तो कैलेंडर को लॉन्च कैसे एमडी के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में कैलेंडर के प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी गई है, उसकी छपाई पर भी रोक लगा दी गई है। जो अधिकारी कर्मचारी मेट्रो के इस कैलेंडर को छपवाने में इन्वॉल्व थे, उनसे जवाब भी मांगा गया है। फिलहाल इस पूरे विवाद को लेकर अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। बादशाहपुर और श्रृंगेरपुर जाने वाले यात्रियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है।
प्रतापगढ़ डिपो से अब 2 बसें संचालित होगी जो बादशाहपुर और सिंगवेरपुर को सीधे जोड़ेगी, जिसका नाम दिया गया है जनता सेवा। यह मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा के नाम से बसें संचालित होती हैं, जिसमें 20% किराए की सहूलियत दी गई, यानी 20% जो किराया है वह कम लगेगा। यह बसें अब प्रतापगढ़ के जो डिपो है वहां से संचालित की जा रही हैं। बस कब जाएगी, क्या टाइमिंग होगी और इससे यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा, इसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ रोडवेज के अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे ही जान लेते हैं। सर, ये बस की सेवा कब से शुरू हुई है और क्या सुविधा मिल रही है? ये सेवा 10 तारीख से स्टार्ट हुई है और ये जो है ग्रामीण सेवा जनता बस सेवा के नाम पे चल रही, मुख्यमंत्री जनता बस सेवा के नाम से, और ये 10 तारीख से स्टार्ट हुई है। इसमें 20% किराया कम है और ये सुबह 8 बजे यहाँ से जाएगी बादशाहपुर, एक गाड़ी उधर से बादशाहपुर चलेगी और ये 1 घंटे की गैपिंग पे है। और ऐसे ही सिंगवेरपुर सेवा भी संचालित है। सिंगवेरपुर की जो टाइमिंग है सर वो कितने बजे है? अगर यात्री सिंगवेरपुर की टाइमिंग 8 बजे है, 8:30 बजे लाल गोपालगंज से, 9:30 बजे जटवाड़ा से, 10 बजे प्रतापगढ़ से, फिर 10:30 बजे प्रतापगढ़ से सिंगवेरपुर जाएगी। और वहाँ से जब वापस आएंगे तो वापस आएगी तो फिर उधर से 9 बजे सुबह चलती है। हाँ, अप डाउन ग्रामीण ही सेवा चलेगी। राजा राम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इसके चालू हो जाने के बाद जहां एक तरफ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो यह पहल शुरू की है उससे प्रतापगढ़ के जो यात्री हैं उनको 20% कम किराया भी देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव उपाध्याय के साथ मैं ब्रिजेश मिश्र, न्यूज स्टेट प्रतापगढ़। गाजियाबाद में जितने भी ब्लैक स्पॉट है, अगर वहां पर एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद अगर उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है तो 1.5 लाख तक उनको मुफ्त में इलाज मिलेगा, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। ये स्कीम है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद के एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या ये स्कीम है, क्या इसका नाम है और किस तरह से इसको गाजियाबाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, जो शासन है वो दुर्घटना में होने वाले घायलों और मृतकों के लिए बहुत संवेदनशील है। घायलों के लिए उनके द्वारा एक ये स्कीम नई लगाई गई है जिसमें जो भी व्यक्ति घायल है उसको तत्काल सरकारी अस्पताल या प्राइवेट नियरेस्ट हॉस्पिटल जो भी होगा, ट्रॉमा सेंटर, वहाँ ले जा करके उसका कैशलेस इलाज कराए जाने की सुविधा दी गई है। और जो भी व्यक्ति उसको लेके जाएगा, पहले ये था कि जो लोग जाते थे उनको पुलिस का डर रहता था, उनको लगता था कि लीगल इम्प्लीकेशंस में उनको डाला जाएगा, बयान के चक्कर में लोग अमूमन अपने सामने कोई दुर्घटना देख कर भी आगे बढ़ जाते थे। परंतु अब ऐसे लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, उनको गुड समारिटन कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर अपने सामने कोई एक्सीडेंट होता देख करके रुक करके वहाँ किसी घायल को इमीडिएटली उसको मदद करता है, पुलिस को सूचना देता है और किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण में सहायता करता है घायल की, तो उसको गुड समारिटन कहा जाएगा और उसके लिए कुछ इनाम की व्यवस्था भी की गई है। और साथ ही घायल व्यक्ति जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसको कोई अस्पताल रिफ्यूज़ नहीं करेगा एडमिट करने से, किसी तरह का कोई उनसे मेडिकल लीगल कोई प्रपत्र नहीं मांगा जाएगा, तत्काल इलाज शुरू किया जाएगा और कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करना, दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करना और दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास करना और दुर्घटनाओं का अन्वेषण करना है। तो आपने सुना किस तरह से जो ब्लैक स्पॉट हैं उनको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, साथ ही वहां पर निवारण किस तरह से किया जा सकता है इस और भी ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी और जो अहम बात निकल कर सामने आई वो यही है कि अगर सड़क दुर्घटना होती है, कोई व्यक्ति घायल है, तो आप उसे सीधा ट्रीटमेंट के लिए ले जा सकते हैं। आपसे पूछताछ नहीं होगी, आपको इनाम भी मिलेगा और उसके लिए जो व्यक्ति जो घायल है दुर्घटना के अंदर, कैशलेस सुविधा का जो पैसा है वो भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। 23 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अयोध्या आगमन के तुलू के बीच संत समाज में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय की एक समिति अयोध्या का निरीक्षण करने पहुंच रही है, जो इस दौरान रामलला के दर्शन भी करेगी। इसी समिति में राहुल गांधी के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। राहुल गांधी के संभावित रामलला दर्शन को लेकर के संतों ने कड़ा विरोध जताया और कहना कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भगवान रामलला के विरोध में रही है। यहाँ तक कि भगवान राम को काल्पनिक बताया और
प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया था, लेकिन अब राहुल गांधी रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन जिस तरह चर्चा हो रही है और बाराबंकी में कांग्रेस के नेता तरुण पुनिया में पुष्टि की है कि अब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और राहुल गांधी इस दौरान दर्शन पूजन कर सकते हैं। इस मामले को लेकर, यानी इस चर्चा को लेकर जो संतों की प्रतिक्रिया है वो बेहद आक्रोशित है। उनका कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था और अब वो अयोध्या पहुंचकर दर्शन करेंगे, ये इनका धार्मिक भावना नहीं है। ऐसी कोई धार्मिक भावना उनके यहाँ नहीं जागृत हुई है, ये केवल एक राजनीतिक दिखावा है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। प्रयागराज के माघ मेले में आज मकर संक्रांति स्नान पर्व के एक दिन पहले शाम 5 बजे तक लगभग 75 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। हालांकि मकर संक्रांति स्नान का पुण्य काल कल यानी 15 जनवरी को होगा, लेकिन परंपरागत रूप से लोग 14 जनवरी को स्नान करते आए हैं। इस लिहाज से आज संगम के तमाम घाटों पर भोर से ही बड़ी भीड़ उमड़ी और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक आस्था की डुबकी लगाई है। और अगर बात करें 15 जनवरी को भी बड़ा स्नान होना है। 15 जनवरी को पुण्य काल है और जिस तरह से कुछ दशकों बाद जो तिथि है वो एक तिथि आगे बढ़ जाती है और इस लिहाज से अब 14 जनवरी को होने वाला मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को होने लगा है। लेकिन आज भी तमाम लोग ऐसे हैं जो 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का स्नान पर्व मानते हैं और इस लिहाज से स्नान करने संगम के घाटों तक पहुंचते हैं। लेकिन ये लोग कल पुण्य काल में भी स्नान करेंगे क्योंकि लोगों को पता है कि जो मुहूर्त होता है उसमें स्नान करने का विशेष महत्व है। तो प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। आज लगभग 75 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और कल एक अनुमान के मुताबिक कल यानी मकर संक्रांति स्नान पर्व पर लगभग 2 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का पर्व अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि मकर संक्रांति का जो मुख्य पर्व है वो कल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। आज सनातन धर्म की मुख्य तिथि एकादशी है और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे में जो खिचड़ी का जो पर्व होगा वो कल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। और जो अगर हम मुख्य स्नान की बात करें तो मुख्य स्नान का पर्व जो है अयोध्या में 15 जनवरी को और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या होगी और 1 फरवरी को जो है वो माघी पूर्णिमा होगी। कुल मिला के ये 3 मुख्य पर्व हैं अयोध्या के जो मनाए जाएंगे। और हम बात करें सुरक्षा की तो प्रयागराज से जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं तो भारी संख्या पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर जितने भी अयोध्या को जोड़ने वाले मार्ग हैं उन सभी मार्गों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है ताकि जब श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और भीड़ का दबाव बढ़े तो उस होल्डिंग एरिया में श्रद्धालु को ठहरा जाए और फिर जब भीड़ का दबाव कम हो तो जत्थों में उन्हें अयोध्या धाम भेजा जाए। इसे कुल मिला के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो होल्डिंग एरिया के साथ साथ अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को डाइवर्ट करने के लिए भी व्यवस्था की गई है कि अगर भीड़ बढ़ता है, खासकर राम मंदिर और हनुमानगढ़ी एरिया में भीड़ का दबाव ज़्यादा होता है, ऐसे में डाइवर्ट करने की भी व्यवस्था रखी गई है। केबी शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। मकर संक्रांति की धूम काशी के गंगा घाटों पर देखने को मिल रही है। लोगों की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है। जो लोग यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर खासतौर पर घूमने के लिए पहुँचे हुए हैं। पर बात की जाए मकर संक्रांति की तो मकर संक्रांति को लेकर के काशी के विद्वानों ने महत्वपूर्ण घोषणा की है कि सूर्य जिस तरीके से मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है, पर पुण्य काल के दौरान ही स्नान होता है। और पुण्य काल पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि 14 जनवरी की जगह 15 जनवरी को पड़ रही है और ये सिलसिला आगे और जारी रहेगा और धीरे धीरे 15 जनवरी से शिफ्ट होकर के 16 जनवरी को मकर संक्रांति पहुँच सकता है। क्योंकि ज्योतिषियों का ऐसा मानना है कि जैसे जैसे सूर्य एक साल में सर्किल पूरा करता है वैसे वैसे पुण्य काल जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जो हमारी सूर्य की संक्रांति है ये सूर्य के भ्रमण से होती है। हमारे यहाँ कई तरह के कालमान प्रचलित हैं जिसमें एक सौरमान होता है। सौरमान सूर्य के भ्रमण से बनता है, अर्थात सूर्य अपनी कक्षा में जब घूमता हुआ, या तो आधुनिक विज्ञान की भाषा में कह लीजिए पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए जब एक चक्र पूरा करती है तो उसको हम लोग एक सोलर ईयर कहते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं। तो मकर से मकर में आने में सूर्य को 1 वर्ष लगते हैं। तो 1 वर्ष में सूर्य जो है वो पुनः जैसे 14 जनवरी के आसपास ये पुनः उस चक्कर में आ जाता है, उस चक्र में आ जाता है।
और उस भचक्र को पूरा करने में इसको 365 दिन एग्जैक्ट नहीं लगते, 366 दिन नहीं लगते, इसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं। सूर्यास्त के पहले दिन में अगर सूर्य का संक्रमण हो गया तब तो इसका पुण्यकाल 14 तारीख को ही मिल जाएगा, लेकिन अगर सूर्यास्त के बाद अगर इसका संक्रमण हुआ सूर्य का मकर राशि में तो इसका पुण्यकाल जो है वो अग्रिम दिन चला जाता है। तो अभी जो 14 तारीख की परंपरा चल रही थी, अभी कुछ दिनों तक 14-15 में वेरिएट करेगा, कुछ सालों में 14 को होगा, फिर 15 को भी होगा, फिर 14 को बीच में भी आ जाएगा, बीच में कभी कभी। कुछ दिनों के बाद केवल 15-15 ही होने लगेगा। फिर जब कुछ दिन और आगे आप जाएंगे तो 15-16 में वेरिएट करेगा, कभी 15 को पुण्यकाल मिलेगा, कभी 16 को मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति के दिन खासतौर पर गंगा स्नान के बाद दान पुण्य की खास परंपरा रही है और कहा जाता है कि इस दिन जो तिल का दान करता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने इस दिन तिल का निर्माण किया था, तो जो तिल का दान करता है, गरीबों को जो दान करता है, उसे न सिर्फ मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं बल्कि उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। यानी कि ज़रूरतमंदों को उसकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का दान करिए। कंबल दान, तिल दान, अन्न दान का विशेष महत्व माना जाता है और ख़ास ही खिचड़ी अगर आप दान करते हैं तो उसका भी विशेष फल मिलता है। तो मकर संक्रांति की धूम धर्मनगरी काशी में साफ दिखाई दे रही है और इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उसे देखते हुए भी घाट से लेकर के मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। भारत में हाथ से सिला गया पारंपरिक जहाज INSV कौंडिल्य 18 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद ओमान के मस्कत पहुंच गया। ये जहाज 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से रवाना हुआ था। कमांडर विकास शौरान के नेतृत्व में 16 सदस्य क्रू इस जहाज पर सवार थे। बिना इंजन, बिना GPS और बिना बिजली के इस जहाज पर सवार क्रू ने स्लीपिंग बैग में रहकर अपनी यात्रा पूरी की। हवा के सहारे चलने वाले इस जहाज ने भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा को दुनिया के सामने पेश किया। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसरो का PSLV C62 मिशन सोमवार को फेल हो गया। उड़ान भरने के 8 मिनट बाद PSLV रॉकेट तय रास्ते से भटक गया। इसी रॉकेट से एक सैटेलाइट भेजने वाली स्पेन की कंपनी ने मंगलवार को कहा है कि उसे इसका सिग्नल मिला है। स्पेन की स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिटल पैराडाइम ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तकनीकी गड़बड़ी से पहले ही उनका KID यानी केस्ट्रेल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट रॉकेट से अलग हो चुका था। इसी वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मिशन फेल होने के बावजूद कैप्सूल का सक्रिय हो जाना स्पेनिश कंपनी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजधानी दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिनों तक बर्फबारी रहेगी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से शीतलहर चलने की उम्मीद है। सुबह का तापमान लगभग 6-7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ठिठुरन बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी आधे किलोमीटर से कम। सूरज की रोशनी भी साफ नज़र नहीं आ रही है। तो ये स्थिति है फिलहाल दिल्ली के साथ साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत और फरीदाबाद के इलाकों की विजिबिलिटी कम है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से लगभग 350 के आसपास पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह कई जगह लोकेशंस पर एयर क्वालिटी 2.5 और PM10 लगभग 380 के आसपास है। विजिबिलिटी कम है, नमी बहुत ज़्यादा है और मौसम विभाग की माने तो अभी तो ठंड की दस्तक और भी ज़्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि ना सिर्फ विजिबिलिटी में कमी आएगी बल्कि 18-19 तारीख यानी आने वाले 3 से 4 दिनों में जो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बर्फबारी का काम कर रहा है वो धीरे धीरे दिल्ली NCR नहीं पूरे समूचे उत्तर भारत में कोहरे को बढ़ाने का, ओलावृष्टि और ठंड की बारिश यानी पश्चिमी विक्षोभ की बारिश का कारक भी बनेगा। तो अब बारिश से भी सामना होगा और ठंड फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है और हिमालयन स्टेट्स पर बर्फबारी जारी है। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ 8 दिल्ली। आओ
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।